बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, एक और आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया। काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाके के नतीजे में 2 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा अगर सियासी मामलात पर बात करें तो PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची में मौजूद हैं, जहां गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने PDM की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब आज कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफी हरकतें कर रहा है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, जो आज पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग की इत्तलात आ रही हैं ISPR के मुताबिक, उस हवाले से और काबुल एयरपोर्ट के करीब जो धमाका हुआ है, पाकिस्तान कितना तैयार है इन तमाम तर मामलात के लिए मुस्तकबिल में? उस धमाके के हवाले से तो तस्दीक कर दी कुछ देर पहले जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने कहा कि जी ये अमेरिकन ने स्ट्राइक की है, और अमेरिकन ने स्ट्राइक की है घर पे, और उस घर में गालिबन कोई प्लानिंग हो रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पे अटैक करना है। काबुल एयरपोर्ट पे अटैक के लिए जो है वो 24 से 36 घंटों का टाइम कल रात को, ये हमारी जो सुबह है, इस पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसको हाईली अनलाइकली इमिटेंट अटैक कहा था कि उनके पास ये उनके कमांडर्स ने और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की टीम है, उन्होंने बताया है कि एक हमला जो है वो काबुल एयरपोर्ट पे होने जा रहा है। और उसके साथ ही उन्होंने तंबीह की थी। तंबीह से मुराद ये कि उन्होंने वार्निंग दी थी, अलर्ट दिया था अपने तमाम शहरियों को कि वो काबुल एयरपोर्ट से दूर हो जाएं। और इमिनेंट अटैक का जो लफ्ज़ है ये उस वक्त होता है कि जब आपके पास तकरीबन 100% इतला हो कि कहीं पर जो है वो कोई अटैक प्लान हो रहा है। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें। एक तो ये है कि इसमें ये जो स्ट्राइक है, इसमें फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, इससे पहले शायद 2018 में या 19 में कहीं चंद जगहों पे इस्तेमाल किया होगा, लेकिन R9X जो रीपर ड्रोन्स हैं वो अमेरिकन्स ने इस्तेमाल किए हैं, और रीपर ड्रोन हेलफायर मिसाइल के साथ, ये उनका लेटेस्ट एक वेपन है। और ये वेपन उन्होंने इस तरह से तैयार किया है कि एक तो यह है कि इसका एक्सप्लोजन कम होता है, यानी इसका धमाका, इसके नतीजे में जो आवाज़ है वो कम है। और फिर इसमें दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें 100 पाउंड का मेटल, यानी जो धात है, लोहा है, और उसके ब्लेड्स की शक्ल में, यानी इसमें एक्सप्लोजिव्स तो हैं जो डेटोनेट होते हैं, लेकिन उसके साथ जो ब्लेड्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसमें मतलब ब्लेड्स फटते हैं जाके, और छोटे छोटे ब्लेड्स की सूरत में। और फिर ये हेलफायर मिसाइल जाके इसको बनाने का मकसद ये था कि इसके नतीजे में आसपास जो मौजूद लोग हैं वो कम मतलब एक्यूरेट जाके निशाना, अगर एक आदमी या 2 आदमी 3 आदमी, इससे पहले जो मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज़ हो रहे थे, ये मैंने आपसे बात पहले भी की थी और मैं दोबारा इस पे आने वाले दिनों में बात करूंगा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग थी ड्रोन्स और मिसाइल्स की जंग थी, जिसके मतलब इसमें बिल्कुल, और अब तो चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ड्रोन्स आ रहे हैं, तो उसमें यह है कि उसको लोग भी शायद ऑपरेट ना करें आने वाले दिनों में। यानी पहले ये था कि CIA में वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि जी बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं स्क्रीन्स के ऊपर कि जी इस टारगेट को हिट करो, तो अब ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि अब ये इस तरह से हो रहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा उसमें फीड कर दिया, आवाज़, शक्ल, जो भी जितना भी डाटा है, और वो अब ये बड़ी ख़तरनाक हम दुनिया में दाखिल हो रहे हैं कि अगर मतलब एक मशीन ही फैसला कर रही है कि हमने हिट करना है। अच्छा, तो इसमें अब वो एक्यूरेटली जाके हिट किया। अब जो बंदा था वो कौन था, उसका नाम क्या था, प्लानर। देखिए, खुदकुश हमला आवर तो मारा गया ना उस दिन, 175 की अब तादाद हो गई है, लेकिन इसको डाउन प्ले कर रहा है मीडिया। 175 लोगों का जो है वो जहाँ बाक हुए हैं उस दिन, जिसमें 13 अमेरिकन हैं और बाकी जो हैं वो अफगान हैं और तालिबान के ऑफिसर्स हैं और बाकी लोग हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पे 175 की डेथ हुई है। अच्छा, मैं आपको एक बात इसमें और कि इमिनेंट अटैक जो है, अब वो ये तो 24-36 घंटे से भी
तकरीबन इतने ही रह गए, क्योंकि मंगल को 31 तारीख और मंगल को, यानी आप समझें कि ये अगले 24 घंटे 48 घंटे ही रह गए जिसमें उन्होंने यहाँ से अमेरिकन ने निकल जाना है। उनकी सिर्फ 1000 के करीब फौज यहाँ पे रह गई है। बरतानिया ने अपनी विड्रॉ कर ली है और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हम तालिबान को उनकी बातों पे नहीं, वो जो कुछ करेंगे हम देख के उसके बाद फैसला करेंगे कि उनके साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। इस दौरान जो है वो एक और वाक़या ऐसा है जो काफ़ी तशवीशनाक है। अभी मैं ये दाइश के ऊपर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे दोबारा वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो वाक़या जो है, एक तो बड़ी अच्छी खबर थी जो कल हमने दी थी कि बगदाद के अंदर जो है वो समिट हुई, और बगदाद समिट में जो है वो प्रेसिडेंट मैक्रोन भी पहुंचे और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचे और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचे और यूएई के जो हैं वहाँ से शेख राशिद पहुंचे, मोहम्मद बिन राशिद मखदूम, और जो है वो जॉर्डन से किंग अब्दुल्ला पहुंचे और इजिप्ट से प्रेसिडेंट जनरल सीसी, रिटायर्ड सीसी जो है वो पहुंचे। तो ये सारे मुल्कों के लोग वहाँ पे पहुंचे और एक बहुत बड़ी ये कामयाबी आप समझें कि इराक के प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत ने, एक फ्रिजाइल सी हुकूमत है, ज़ाहिर है कि इराक और शाम के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश की और उसमें कामयाबी हासिल की। फिर प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन अपना एक मुस्तकिल फ्रांसिक रोल इस खत्ते में ढूंढ रहा है, मशरिक़ वस्ता में, और वो रोल उसको इस कॉन्फ्रेंस की सूरत मिल भी सकता है। आने वाले दिनों में देखना है कि वो रोल कितना फ्रांस जो है वो ले पाता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं वो जब वहाँ पे पहुँचे, आज उन्होंने दौरा किया है 2-3 बड़ी अहम जगहों का। एक तो मोसुल गए। मोसुल जो है ये यहाँ पर ये पुराना शहर है और ये बहुत, यानी तारीख के अंदर इसकी एक जगह भी रही है। ये वो शहर है जिसको हम कभी नैनवा के नाम से, जो लोग जिन्होंने तारीख पढ़ी है तो नैनवा का नाम सुना होगा, तो नैनवा के, और ये वो जहाँ पर वो हैंगिंग गार्डन्स, पुराने जो अजूबे थे, कदीम 7 अजूबे जो जिनको कहते हैं, उनमें से हैंगिंग गार्डन्स कहते हैं कि इस इलाके में, कहीं नैनवा के इलाके में जहाँ पे ये मोसुल शहर आबाद हुआ। बहरहाल तो वहाँ का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर ज़ाहिर है कि चर्च गए, और ये वो शहर है जो बड़ा तारीखी शहर है और यहाँ पे बड़े चर्च और बड़े मुसलमानों के लिए भी बड़े मुकद्दस मकामात यहाँ पे मौजूद। लेकिन फिर ये हुआ कि ये कोई 3 साल के करीब जो है यहाँ पे लड़ाई हुई और दाइश यहाँ पे काबिज हो गई 2014 में ही। और यहाँ पर जामे मस्जिद इनकी बहुत खूबसूरत जामे मस्जिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसको नुकसान पहुँचा, बहुत नुकसान पहुँचा। और फिर उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार यहाँ पे मौजूद है, उसको भी नुकसान पहुँचा जंग में बहुत ज़्यादा। और फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार इस शहर में है, वहाँ उसको भी बहुत नुकसान पहुँचा। और फिर कई गिरजे हैं उनको नुकसान पहुँचा। और फिर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, अच्छा, उन्होंने ये नूरुद्दीन ज़ंगी का हर मुसलमान को यकीनन होगा, वो जो मदीना शरीफ के अंदर जो दीवार ख्वाब आया था बादशाह को, और के रोज़ा मुबारक के गिर्द दीवार उसने तामीर की थी उसके बाद जी। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जो हैं उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद तामीर की जो कि उनके नाम से ही मंसूब है और नूरुद्दीन मस्जिद है। और ये नूरुद्दीन मस्जिद जो है ये वो नूरुद्दीन मस्जिद है जहाँ पर 2014 में इस मस्जिद के मिंबर पे बैठ के दाइश के सरबरा अबू बकर बगदादी ने ऐलान किया था खिलाफत का। तो ये वो मस्जिद है। लेकिन फिर 2017 में इस मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा बहुत ज़्यादा, और मेरा ख्याल है कि $50 मिलियन की जो के फंड से मुत्तहिदा अरब अमारात इन तमाम इलाकों को दोबारा, मसाजिद को और यहाँ पे जो नुकसान यहाँ पे उनको दोबारा जो है उनको तामीर किया जा रहा है। और कई मसाजिद और कई जगह तो मुकम्मल तौर पे हो गई, शहीद हो गई, लेकिन जाहिर है कि उनको बनाया जा रहा है दोबारा। अच्छा, तो अब वहाँ पर वो गए और वहाँ पर जाके उन्होंने मोसुल का भी दौरा किया और साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया, मोसुल शहर में जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है वो यहाँ से शायद फ्रांस, अमेरिका निकल भी जाए लेकिन फ्रांस की फ़ौजें मशरिक़ वस्ता में रहेंगी। ये एक बड़ा ऐलान था।
दूसरी जो बात, लेकिन इसके दौरान ही ये हुआ कि जो जिस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मकसद तो ये था कि ये यमन की जंग खत्म हो जाए किसी तरह। जिस यमन की जंग को कुछ लोग अभी तक सऊदी अरब और ईरान की जंग समझ रहे हैं, ये ऐसा अब नहीं रहा। जो मैं बार बार बात कह रहा हूं कि सऊदी, वहां पर आज ये हुआ कि उनका जो लंच का इलाका है, एक बहुत बड़ा साउथ ऑफ यमन में, इसको ये बड़ी एक खौफनाक जंग है जो नहीं खत्म हो रही, और बिल्कुल ये हमारे सर के ऊपर है। और ये जो है ये वहां पर अटैक हुआ, हुतीज ने अटैक किया और 30 फौजी मार दिए। और 30 फौजी कौन से मार दिए? जो सऊदी अरब की हुकूमत, यानी प्रो सऊदी अरेबियन हुकूमत जो है मंसूर हादी वाली, उस हुकूमत के 30 फौजी वहां पे मार दिए। और वो अगर आप मतलब वो हुतीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ये मरिब का जो शहर है उसके ऊपर कब्जे के लिए वो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत वगैरह छोड़ दें, ये सना का शहर, ये इलाके हमारे लिए कैप्चर करना बड़ी जरूरी है इस वक्त। इनमें से बेशुमार ग्रुप्स ऐसे हैं जो ईरान के हाथ से भी निकल चुके हैं और सऊदी अरब के हाथ से भी निकल चुके हैं। वहां पर वो नहीं है कि जी जो है वो यहां पर अगर आप पुराने उसमें चले जाएं और आप कहेंगे जी वही मंसूर हादी जो थे, वो उनकी लड़ाई हुई थी अली मोहम्मद सालेह के साथ, और हर एक को पता है, वो तारीख दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि वो शुमाली और जनूबी यमन इकट्ठे हो गए थे और अब्दुल्ला सालेह जो हैं वो शुमाली यमन के जो थे, इनके पूरे यमन के प्रेसिडेंट बन गए थे। 33 साल तक वो रहे, पहले शुमाली यमन के रहे, फिर जनूबी यमन के रहे। ये भी प्रॉक्सी थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के। बहरहाल फिर यमन इकट्ठा हो गया। फिर 2012 में इलेक्शंस हुए। इस 12 में इलेक्शन से पहले 2011 में हंगामे फूट पड़े थे। ट्यूनिस वाले वो यमन में भी आ गए थे, वो मिस्र में भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए थे। यमन में आए तो यमन के अंदर जो है इनको हंगामे हुए। इन्होंने कहा रिजाइन नहीं करूंगा, इन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद इनके ऊपर अटैक हुए। लंबी चौड़ी कहानी अब्दुल्ला सालेह की। लेकिन उसमें ये वो सऊदी अरेबिया चले गए। सऊदी अरेबिया चले गए तो मंसूर हादी इनकी जगह जो नायब सदर थे वो आ गए। अच्छा, फिर उनका और मंसूर हादी और अब्दुल्ला सालेह की जंग हो गई आपस में। किस्सा मुख्तसर, अब्दुल्ला सालेह जो है वो हुतीज के साथ मिल गए। हुतीज के साथ मिल गए, अच्छा ठीक है, हुतीज के साथ मिलके। हुतीज को आगे जाके 2017 में शक हुआ कि ये तो हमारी मुखबरी कर रहा है बंदा। उन्होंने हुतीज नहीं, फिर इनको ये वापस सऊदी अरब की तरफ जा रहे थे, हुतीज ने कत्ल कर दिया। तो अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत ही पेचीदा लड़ाई है वो यमन की। तो उसमें वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, साथ ही अटैक हो गया। अच्छा, तीसरी जो बात है वो ये है कि ये एक अटैक का अमेरिकन कह रहे हैं। ये जो अटैक है ये अगर तो इसको दाइश या इसको यानी दाइश खुरासान तो एक है ना, उसका एक हिस्सा है दक्तूर शहाब अल मुहाजिर, जो कि जिनकी आवाज इसीलिए नहीं सुनाई दे रही। जो इनके अंदर यह है कि उनको क्यों बनाया, मतलब पहले ये तासुर था दाइश के जो सफ़ों में, वही कहते थे कि जो गैर पख्तून को तस्लीम नहीं करेंगे यहां पर खुरासान के इलाके में। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि वो खुरासान से हटके, चूंकि वस्ती एशिया भी है इसमें ईरान भी बाकी, और दूसरी बात यह है कि चूंकि आपस में ग्रुप्स बहुत सारे लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से ये दक्तूर शहाब अल मुहाजिर को इन्होंने अनाउंस कर दिया। और दक्तूर शहाब अल मुहाजिर जो है वो जब जाहिर है कि जब बात करते हैं तो पश्तो में कोई और बात करता है तो वो गालिबन उनको वो अरब हैं, तो उसका फायदा भी है इनको, दाइश खुरासान को, क्योंकि इनका फिर लिंक बनता है मशरिक वस्ता और बाकी दुनिया के साथ। अच्छा, एक बात और यहां पे ज़हन में रखें, और वो बात जो है वो ये है कि एक नाम ज़हन में रखें, अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी, ठीक है, ये वो नाम है जो अबू बकर बगदादी की जगह तमाम की तमाम दाइश की क़यादत जिसके पास है, जिसकी अभी तक तस्वीर नहीं आई सामने। अच्छा। और हमको ऐसी तस्वीरें मतलब ऐसे ही मैं कोई तो ये बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी तस्वीर के ऊपर, लेकिन नाम ये है, ठीक है, कि अबू बकर बगदादी के बाद जो नाम जिस शख्स के पास क़यादत है तमाम दाइश की, ठीक है, तो उस शख्स का जो नाम है अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। अच्छा, और ये ज़ाहिर है कि जो इंटेलिजेंस हल्के हैं दुनिया के मुख्तलिफ, उनके पास ये नाम जो है उन्होंने इंटरसेप्ट किया हुआ है, और उनके पास
यानी ये आप समझें कि शहाब अल महाजिर के हाथ पे बैत नहीं हो रही, शहाब अल महाजिर ने उसके हाथ पे बैत की हुई है। सही, ठीक है ना, वो सेंट्रल फिगर है। आप तो बोले कि जैसे उसामा बिन लादेन का कोई जानशीन हो अलकायदा में, इस तरह से ये जो है ये पूरे दाइश का एक हेड ऑफिस, एक जो सेंट्रल कमांड है वो ये है जिनके हाथ पे बैत हुई है। ठीक है, ठीक है, और बैत करना जरूरी है दाइश के तमाम लोगों के साथ। दूसरी जो बहुत अहम बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं वो ये है कि सारे लोगों की तवज्जो चली गई है यहां पर अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में जाहिर है कि हम यहां पर बैठे हैं तो हम एक अफगानिस्तान के स्कोप से चीजें देखते हैं, लेकिन मैं चूंकि इसको जरा थोड़ा सा हमेशा हम डिस्कस करते रहे हैं दाएं बाएं आगे पीछे तमाम इलाके, तो मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि ये चूंकि फर्क क्या है अलकायदा में और दाइश में, क्या फर्क, अलकायदा के पास कभी कोई जमीन नहीं थी। दाइश ने बरतानिया से ज्यादा बड़ा इलाका अपने कब्जे में कर लिया था, इराक और शाम का। यानी बरतानिया का जो अगर आप नक्शे में देखें तो इससे ज्यादा इलाका ऐसा था जो उनके पास आ गया, दाइश के कब्जे में आ गया था। और कई साल वहां जंग चली, और जंग जब खत्म हो गई इन्होंने कहा कि दाइश को हमने खत्म कर दिया है। तो मैं मशरिक वस्ता में कोई 500 लोगों से पूछता पड़ता था कि दाइश की मुझे लाशें तो दिखाओ लोगों की। जैसे आप कहते थे कि जी इराक की हमने जंग जीत ली, तो मैं हमेशा कहता था कि सद्दाम हुसैन की फौज ने उसकी कोई लाशें होंगी, कुछ सरेंडर करते हुए हथियार फेंकते हुए तस्वीरें होंगी। तो वो कहते थे कि नहीं। ये बात यहां पर भी बड़ी बहस हुई थी जब मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई, तो कहते हैं वो तो फौज भाग गई। और मैंने कहा सर फौज नहीं भागी, वो मलेशिया बन जाएगी आगे जाके। तो मुशर्रफ साहब कहते हैं यार नहीं वो तो गायब खत्म। अच्छा, बाद में उन्होंने खैर वो एग्री किया, ये शायद मुझसे वो उस वक्त कुछ कहलवाना चाह रहे थे। मैंने कहा सर आपने लाशें देखी हैं इराक की फौज की, जो सद्दाम हुसैन की फौज थी? उन्होंने सिर्फ क्या किया है कि अपनी यूनिफॉर्म उतारे हैं और जाके अपने कपड़ों में बैठ गए और जाके मलेशिया में घुस गए, वो ट्रेंड है। इसी तरह से दाइश के साथ हुआ है। इन्होंने जो कहा ना कि अबू बकर बगदादी को मार दिया है और दाइश खत्म कर दिया, दाइश को शिकस्त दे दी है, ये हुआ, वो लोग हजारों की तादाद में इधर उधर चले गए। ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि अफगान जिहाद के बाद हुआ था। ठीक है ना, कि मुजाहिदीन को इधर चला गया, कोई उर्दन चला गया वापस, कोई किसी ने अलकायदा ज्वाइन कर लिया। ये इसी तरह से दाइश के साथ। तो आपने देखा कि दाइश को शिकस्त हुई हो और आपने कोई 40,000 लाशें, इन्होंने 40,000 की फौज थी दाइश के पास, तो कहां गए वो 40,000 लाशें? किसी ने देखी हैं आज तक? नहीं। तो वो सारे के सारे वहां से डिस्पर्स हो गए और अब वो दोबारा। अच्छा, सबसे ज्यादा कहां से गए थे? आप एक दिलचस्प बात सुने, और जो मैं अब बात कहने जा रहा हूं वो बात इसलिए है कि वो अमेरिकन के लिए भी, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, तमाम दुनिया के लिए ये बात बड़ी अहम है। जी सर। अमेरिका ने एक ऐलान किया है कि जो हमारी अगला जो हमारा फोकस है वो है चाइना, यानी कि इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक या साउथ चाइना सी, मतलब अगला जो हमारा अगली जो हमारी लड़ाई है वो वहां पे है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ खुद अपनी कोई बात किए बगैर, अब क्योंकि जाहिर है रेफरेंस की बात है, सबसे ज्यादा अगर दाइश में कहीं लोग जाके लड़े हैं, सबसे ज्यादा केरला से गए हैं। ठीक है ना, वो हमारे पास पूरी दुनिया में वो तस्वीरें भी मौजूद हैं। केरला, यूपी, बाकी इलाकों से, इनके कर्नाटका से, बाकी और बेशुमार लोग गए। और ये उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर हैं और ये उनकी मैगजीन्स की, ये अरब लोग नहीं हैं। ठीक है ना, ये वह जो बाकी जगहों से गए और इनके नाम भी है नीचे। लेकिन अच्छा, ये तस्वीर रोकिएगा, यहां रोक दीजिएगा, ये इस तस्वीर को रोकें और उसको बड़ा करें। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है उन लोगों की जो फिलिपाइन से गए, जो फिलिपाइन से गए। फिलिपाइन में जो एक आप इस तरह से देखें कि मरावी का एक उनका जजीरा है, वहां पर कोई 5.5 महीने अबू सयाफ ग्रुप। जी सर। अबू सयाफ ग्रुप वो जो 1991-92 से एक्टिव है, अबू सयाफ ग्रुप। और ये अबू सयाफ ग्रुप जो है और ये एक्टिव है और ये वहां पर लड़ रहा है बड़ी जबरदस्त तरीके से। तो साउथ ईस्ट एशिया वो मुल्क जो कि, अच्छा फिलिपीन की तस्वीर दिखा दी, वहां पर इसलिनॉन हैप्पीलॉन के नाम से उनके अमीर हैं। जो एक तो दाइश खुरासान है ना, दाइश खुरासान को छोड़ दे, मैं आपसे बात कर रहा हूं ISSE की, ISKP वो भी इन्हीं का हिस्सा है डॉक्टर साहब। एक दाइश है ना जी, तो दाइश के नीचे एक आ गया ISKP,
केपी का मतलब है जो है वो खुरासान प्रोविंस, ठीक है। ठीक। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आईएसएसई की। आईएसएसई का मतलब है इस्लामिक स्टेट साउथ ईस्ट, ठीक है। सही, ये उसका और उसके वो वहां पर मैंने आपसे कहा ना, फिलिपीन के अंदर दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी लड़ाई हुई। 5.5 महीने तक अमेरिकन ट्रेन ट्रूप्स, कब की बात है ये, भी 2 साल पहले पुरानी बात है। और यहां पर, और फिर उसके बाद बांग्लादेश, बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश, और उसकी वजह, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत जरा उधर नजर रखे अपने, इधर से इधर कुछ नहीं है। इधर भाई पाकिस्तान पे हमें जरा छोड़ के उस तरफ देखें, दाएं तरफ, अपने मशरिक की तरफ। बांग्लादेश में मैसिव, और मैं यहां पे अब फॉरेन पॉलिसी आपको दिखा रहा हूं, जो पहली स्लाइड है हमारी। आईएसआईएस इन बांग्लादेश, देयर इज स्टिल टाइम टू स्टॉप इट, बट नाउ इफ एनी एक्शन इज टेकन, ठीक है। 2015 में इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कंटेंट टू बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश में सबसे, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, नाउ आईएसआईएस इज राइजिंग इन फिलीपींस एट इट डिटेल्स इन मिडिल ईस्ट में खत्म हुए, फिलीपीन से निकला है। न्यूयॉर्क टाइम्स 2019 का, ये बिल्कुल आप समझें कि ये पिछले साल जब ये मुज़ाकरात यहां शुरू हो रहे हैं। उसके बाद CNN, आईएसआईएस इन साउथ ईस्ट एशिया, मैंने कहा ये है ISIS-SE, ठीक है। इसको आप साउथ ईस्ट एशिया का नाम दें, लेकिन ISI साउथ ईस्ट एशिया। और ये मैसिव क्लैशेज हैं, 4 मिलिट्री के लोग मर गए, 61 मिलिटेंट्स मारे गए, सेपरेट इंसिडेंट। आप जरा, हमारी तो तवज्जो रहती नहीं ना इधर, ठीक है ना। उधर जो है, उधर अच्छा खासा अबू सयाफ ग्रुप, और उसके बाद जो है वो वहां पे और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अच्छा, तो इसमें जो है, अच्छा इसके अंदर जो दूसरी, फिर आगे चले जाएं आप, मैं रॉयटर्स को कोट करता हूं। आफ्टर बगदादी डेथ, साउथ ईस्ट एशिया एक्सपेक्ट्स लॉन्ग फाइट अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट इन्फ्लुएंस, रॉयटर्स। और ये मैं आपको बता रहा हूं पिछले चंद महीनों की, ठीक है। वहां पर क्यों? इसलिए कि वहां पर इंडो पैसिफिक खेल वहां शुरू हो रहा है ना, तो कुछ मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो रहे हैं, कुछ वहां हो रहे हैं, कुछ वहां हो रहे हैं, लेकिन फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कहां से आ रही है? ये इंडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। ये मैं अपनी तरफ से इनको कोई बात आज नहीं बता रहा। आज उनके एनडीटीवी ने क्या ऐलान किया है? उनके एनडीटीवी खबर दे रहा है उनका, और उनका एनडीटीवी खबर दे रहा है कि खलीफा इन इंडिया अनाउंस होने वाली है, ठीक है। ठीक। अगला जो खलीफा इंडिया से आएगा, इंडियन ही होगा, हाँ। इंडियन ही होगा, इंडिया से ही आएगा। अच्छा, और उनकी अपनी इंटेल है, वो कह रहे हैं। अच्छा, मैं जो गुजारिश बार बार उनसे करता हूं और सबसे कहता हूं कि जरा, अगर एशियन पिवट है और वो मरकज वो बनने जा रहा है, तो वहां तो ऑलरेडी, ये देखिए, मुलाहिजा फरमाइए, ये सारे फिलिपीन, रोहिंग्या, इनको सबसे ज्यादा आपको पता है कौन से लोग शामिल हो रहे हैं? रोहिंग्या मुसलमान। वो रोहिंग्या मुसलमान ज्वाइन करते जा रहे हैं, और वो कहां पे है? ये म्यांमार, ये बिल्कुल म्यांमार के, आप साथ चले जाएं। और फाइनेंशियल टाइम्स, नवी स्लाइड दिखाएं, मिलिटेंट इस्लामिस्ट शिफ्ट फोकस टू साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, ये एक जगह की मैं बात नहीं, फिर फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी नहीं, ये जो 5वीं स्लाइड है, इस्लामिक स्टेट मीट्स साउथ ईस्ट एशिया। जो मसला खड़ा होने जा रहा है वो साउथ ईस्ट, देखें, ISIS सीक्स न्यू आउटपोस्ट अक्रॉस द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कौन घूम रहा है अपने जहाज लेके? ये क्वाड और फलाना और ढिमाकना। भाई, बात यह है कि इतनी ज्यादा, जब 2019 में वो कुर्दों के खिलाफ ये गए, तो पता चला कि हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, रोहिंग्या, बांग्लादेश, म्यांमार, जंगलों में इधर। अब मसला इशू ये है कि ये इसके जो कुछ यहां पे हुआ है अफगानिस्तान में तो अल्लाह ताला खैर करे, तालिबान अपनी एक हुकूमत बना रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह जो है अखुनज़ादा, आज उनकी पिछले 24-48 घंटों से मुलाकातें शुरू हो गई खामोशी के साथ, वो मिल रहे हैं। वो लो प्रोफाइल में रहने वाली शख्सियत है, मतलब उनको बहुत ज्यादा होता है ना कि वो मतलब हर कोई कबूल करता है उनको। मतलब वो किसी, जैसे बहुत सी शख्सियात होती है ना जो कहती हैं कि हमें आगे आना है, आगे, वो खामोशी के साथ उनसे मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, मुल्ला उमर अपनी तस्वीर नहीं उतरवाते थे, तो ये भी अपनी तस्वीर कहते हैं कि मैं अपनी तस्वीर नहीं उतरवाऊंगा, और ठीक है। ये तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी आपको पता है ना, तस्वीर एक जो शाह अब्दुल अजीज थे उनके दौर में तस्वीर और टीवी और ये सारा, और टेलीफोन भी हराम था। और जब सऊदी अरेबिया में टेलीफोन आया पहली दफ़ा, तो शाह अब्दुल अजीज को टेलीफोन की परमिशन लेने के लिए फ़ोन उनके हाथ में दिया और उसमें अजान की आवाज़ सुनाई गई। वो कहते हैं ये तो हराम है, उसको अजान की आवाज़ सुनी तो फिर उन्होंने इजाज़त दी। ये सऊदी अरेबिया की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो बहरहाल एनीवे,
अब वो वहां पर, और उन्होंने आज ये कहा है कि हम अगले चंद दिनों में, हफ्ते में या इनके जाने के बाद, वो 15 दिन कह रहे हैं, लेकिन तमाम सूबों में गवर्नर्स तकर्रुर कर दिए उन्होंने, कायम मकाम। तमाम सूबों में पुलिस चीफ्स को गैर सियासी बुनियादों पे तजर्बा देख के उन्होंने वहां पे पुलिस चीफ्स भी लगा दी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आज उन्होंने बैंक खुल गए, तो बैंकों में लाइनें थी, तो उन्होंने कहा कि $200 वीकली से ज्यादा आप ना निकलवाएं, बराए करम, कैश हमारे पास कम है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे तालिबान, अमेरिका, ये तो सारा चाइना वाई, ये तो एक है ना, एक फ्रंट है, एक थिएटर है इस बड़ी जंग का, ग्रेट। अब मसला ये है कि जो साउथ ईस्ट एशिया, जी सर, अच्छा, फिर उसके बाद दाइश एक्टिव हो रही है दोबारा, कहां पर? मशरिक वस्ता में, मशरिक वस्ता में एक्टिव हो रही है ना। और ये इसलिए एक्टिव हो रही है कि ये जो अबू सयाफ ग्रुप है, और अबू सयाफ ग्रुप के साथ अब मतलब इनके, देखिए मलेशिया में ही एक, क्या बताया जाए कि 13 तो सुसाइड बॉम्बर्स मलेशिया में ही थे जो कि गए और जिन्होंने ब्लास्ट किया। हमारे बरादर मुल्क हैं सारे, लेकिन देखना है कि वहां पर जब इतनी बड़ी तादाद में जहाज और साउथ चाइना सी और ये सारा सिलसिला हो रहा है, तो वहां पर अब ये ग्रुप्स जो हैं, क्योंकि अमीर, मैंने आपसे कहा, हम तो हमारा ज़हन से फंसा हुआ है ये इसमें, अफगानिस्तान के अंदर और यहाँ पे नहीं, वहां पर ये एक, और ये लिंक होता है आपस में सारा। देखिए ये सारा का सारा लिंक होता है कि वहां पर साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से लोग जा रहे हैं और इंडिया उसको डिस्कस नहीं कर रहा कि बांग्लादेश जो है वो, ये जो पहली स्लाइड है फॉरेन पॉलिसी की, कि इसके ऊपर ध्यान नहीं है कि आपका बॉर्डर कहां लगता है जाके, जंगलों के साथ, तो जंगल है वहां पे सारे बॉर्डर्स में, और फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट दे रहा है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि ये जब यहां पे जहाज लेके जा रहे हैं, तो क्या फॉरेन अफेयर्स और क्वाड पॉलिसी के इस्लामिक स्टेट मीट साउथ ईस्ट एशिया, तो क्या फॉरेन अफेयर्स गलत कह रहा है? तो इशू ये है सारा कि ये, और फाइनेंशियल टाइम्स से कह रहे हैं, नवी स्लाइड, मिलिटेंट इस्लामिक शिफ्ट, उसके मतलब इसको आप ये इतने ज्यादा, ये अभी कोविड आ गया ना, तो एशिया टाइम्स ने खबर दी कि ISIS थ्राइव्स इन कोविड शैडोज इन फिलीपींस, जंगलों में वो सारा जो है वो इस दौरान ISIS एक्टिव हो रही है। और इनके टारगेट्स कौन होंगे? इनके टारगेट जाहिर है कि बहरी बेड़े, कश्तियां, लोग सफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहां तो इशू ये है कि, और इतनी ज्यादा जब इंगेजमेंट्स हो गई हैं और इतने ज्यादा मैदान पे, किसी को तस्वुर नहीं था, मतलब हम खुश थे बड़े कि शायद ये यमन की जंग खत्म नहीं हो रही, उसमें ये 2 प्लेयर्स नहीं है, सऊदी अरेबिया और ईरान। देखिए उस वक्त अमेरिकन ने कहा कि सऊदी अरेबिया और यूएई से क्या आप अटैक करें, उसके बाद अब बाइडेन कह रहे हैं कि खत्म करें जंग शुरू करना आसान है, बिल्कुल सर। और कैसे कहा कि मेरा एक एजेंडा है मशरिक वस्ता का कि मैं इसको, ये जंग शुरू करना आसान है, खत्म नहीं होती जंग। क्या मुझे बताएं, ये जो पीस एग्रीमेंट है, ये पीस एग्रीमेंट जो करके सो कॉल्ड करके ज़ल्म खलीजा तो निकल गए, अब यहां पर जनाब एक ये ISIS आ गई जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं अमेरिकन, और कह रहे हैं रिपर चला रहे हैं खलीजी रियासतों से, ठीक है, और साथ ही जो है वो एक यमन के अंदर झगड़ा दोबारा बढ़ गया, और साथ ही ISIS वहां पर उन्होंने अपने अमीर का ऐलान कर दिया। और वो खबरें मैं फिर ये, क्योंकि चंद दिनों में मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, सिग्नेचर इवेंट कहां होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, दाइश वालों ने एंटी अमेरिका दुनिया के सामने दिखा दिया कि ओह दुनिया पूरी हिल गई कि अच्छा अब तालिबान नहीं है, अब अलकायदा नहीं, अब दाइश है। अभी दाइश जो भी कुछ है, हाँ। दाइश ने अपना अगला सिग्नेचर तो देना है। बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस। तो वो कहां देना है, किस खित्ते में देना है, क्या वो साहिल के इलाके में देना है? साहिल से मुराद ये कि जो वस्ती अफ्रीका के इलाके हैं, ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं। सिनाई के सहराओं में देना है, या उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में देना है, या वस्ती कहीं देना है? ठीक हो गया सर, आपसे मज़ीद बात करेंगे सर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, चूंकि अमरीकी इनखला के हतमी मरहले में है और तालिबान एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने की तैयारी कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि क्या तालिबान इनसिक्योरिटी क्राइसिस को ओवरकम कर पाएंगे? देखिए ट्रेंड लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं उनके पास, और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं अफगान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कतर से और इवन यूरोप पहुंचने की बात कह रहे हैं कि हमें वापस अफगानिस्तान भेजा जाए, कि उनको काफी ज्यादा आइसोलेशन में कई दिनों के लिए, और सिक्योरिटी चेक्स और इसमें तो कई, और उनकी फैमिलीज पीछे रह गई हैं।
यानी बच्चे आगे पहुंच गए, वालिदैन पीछे रह गए, वालिदैन पहुंच गए आगे, बच्चे पीछे रह गए। तो वो वहां पर जो जिस तरह उनको रखा जा रहा है, तो वो तो ये तो चंद दिनों का इशू है। देखें, मैं सारी बातें ये जिस तरफ ये दुनिया जा रही है ना, ये बड़े लोगों के अंदर अपने मुल्कों के लिए और रियासतें सिर्फ अपना सोच रही हैं। जी सर, ठीक है, वो कोई किसी को 10,000 को 50,000 को 2 लाख को हम ठहरा लेंगे, ये कहने की बातें हैं सारी। ठीक है, वहां पर उनके अपने लिए इश्यूज हैं। मुझे बताएं, हॉस्पिटल्स के आपने देखा है बेड्स नहीं है, तो अगर आप माजिन को लेकर आ जाते हैं दूसरे मुल्कों से, तो उनको बेड्स, अस्पतालों में बेड्स कहां से देंगे? मतलब कहां से कोविड फैला हुआ है, तो फ्रांस में या टर्की में या यूएई में या पाकिस्तान में या ईरान में या वहीं, और फिर लोग कौन से आपको देखें जो आपके अपने हों। यानी देखें, ऐसे मसले में जो भी इश्यूज हों कि जी आपको स्कूल से फिलहाल रोक रहे हैं तालिबान वाले, जबान तो बात तो समझते हैं ना, मोहल्ला तो अपना है ना, देश तो अपना है ना। तो इसलिए बहुत सारे अफगान ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं इस वक्त या गलत कर रहे हैं, कि वहां पर हमें कोई वेलकम करने वाला कोई भी नहीं है जो फूल लेके खड़ा हुआ करे डब्बे में बंद हो जाओ 10,000 लोग, और यहाँ पे 10,000 ये जो कोई पता नहीं कोई गोदाम है या क्या, यहाँ बैठे रहो और खाना पानी देते रहेंगे तुम्हें। तो इस पूरी पिक्चर में वो अभी अल्लाह ताला एक तो खैर करे कि यहाँ कोई दहशतगर्दी का वाकया ना पेश आए। दूसरी जो बात है वो देखिए, बात सारी ये है कि इसमें मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना कि ये 2017, ये आपको पता है ना बंगाल से ये जो इशू है ना रोहिंग्या मुसलमानों का, ये इंडिया और बर्मा का इशू है। इंडिया, बर्मा और बांग्लादेश, ये 3 मुल्कों का इशू है। बंगाल से उनके रखें रियासत है म्यांमार की, वहां चले गए, वहां पे हंगामा हुआ। हंगामे के बाद ये कॉक्स बाजार में दरमियान में, ये 2017 भी दरमियान में, ये कोई 10 लाख लोग वहां पे मौजूद हैं। 10 लाख में आधे बच्चे हैं। ठीक है, आधे जो है बच्चों से मुराद ये कि 18 साल से कम उम्र, जो 2017 की जो फिगर्स थी। अब वो बड़े, अब सवाल ये है कि वो वहां से वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ वो मिलते हैं, ठीक है, जहां पर पहले ही वो माओइस्ट इंसर्जेंसीज हैं। म्यांमार के अंदर जो है वो का ये इशू है, और म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है हम नहीं जानते, क्योंकि वहां पे फौजी जनता आने के बाद, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये, मतलब मैं जब आप यकीन करें सुनता हूं ना, बहुत से तो बड़े समझदार लोग इतना फोकस्ड हैं, वो हमारे यहां भी फोकस है इंडिया पे, उनके भी इंडिया के अलावा कुछ नहीं। बात करो इंडिया पे शुरू, इंडिया पे खत्म, उनके भी बात शुरू करो पाकिस्तान से शुरू, पाकिस्तान पे खत्म। मैं जो बात बार बार गुजारिश है, देखिए हमारा क्या इशू है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ जो है वो इंडिया है। ठीक है, तो हमारे देश में अफगानिस्तान रहता है और इंडिया रहता है और कश्मीर रहता है और ईरान तो बराबर मुल्क, ये 3 घूमते रहते हैं। अब एक वस्ती एशिया का भी पता चलना शुरू हो गया लोगों को, ठीक है, कि कोई 5 रियासतें और ये सारा अभी पिछले 1 महीने से पता चलना शुरू हुआ है। इंडिया के जो लोग हैं उनका इशू ये है कि उनके बॉर्डर जिन रियासतों से मिलते हैं और जहां पर पहले ही अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, और जहां, और जो समुद्रों में देखिए उनकी पॉलिसी नहीं थी, ये इंडो पैसिफिक, उनकी पॉलिसी नहीं थी कि वो फिलिपीन के पास अपने जहाज गुजारेंगे। अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है, अमेरिका के पास यकीन है क्या इंडिया और फिलिपीन के अंदर, और आज एनडीटीवी क्या कह रहा है कि खलीफा हमारे पास से होगा नहीं। अच्छा जी, कौन सा खलीफा होगा? मतलब साउथ ईस्ट एशिया का होगा, खुरासान का होगा, कौन सा होगा? मैं एनडीटीवी ने दे तो दी, एनडीटीवी उनकी इंटेल, और मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। अब मुझे बताएं ना कि खलीफा कौन सा खलीफा होगा, मतलब खुरासान का खलीफा इधर से आ जाएगा या इधर से साउथ ईस्ट एशिया का आएगा? भाई आपके बॉर्डर तो वो पोरस इलाके हैं, वहां से इश्यूज हैं, वहां से स्मगलिंग हो रही है, वहां से ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां पे अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। म्यांमार को साथ देखें, बांग्लादेश के साथ आपके सूरत हालात खराब हैं, ये बंगाल से लोग हैं, ये वहां पर लाखों की तादाद में बेघर लोग हैं और उनके बारे में दुनिया का मीडिया। आप लगे हुए कश्मीर, क्या तालिबान कश्मीर में आएंगे? खुदा का वास्ता, कश्मीर के लोगों को पहले ही आपने जेल में डाला हुआ है, तो आप वहां पर तवक्को क्या करेंगे? तालिबान आएंगे? आप खुद नहीं कह रहे कि मिलिटेंसी बढ़ रही है? छोड़ दे पाकिस्तान को, आप मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दें अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबको छोड़ दें। कश्मीर के अंदर क्या इश्यूज हैं? वो जिन बच्चों को आपने गोलियां मार दी, पैलेट्स मार दी, छोड़ दें पाकिस्तान ने क्या किया, छोड़ दें ओआईसी ने क्या किया, पैलेट्स मार दी सरों पे गोलियां, वो उनको जीपों के आगे बांध के। आपका क्या ख्याल है, वो आगे जाके फूल फेंकेंगे आपके ऊपर?
भाई आपने सियासी हल नहीं ढूंढा ना, भाई पॉलिटिकल हम ये क्या कर गया देखें, पिछले साल जो है वो 100 लोगों के ऊपर पत्थर मारे थे, इस साल जो है 50 लोगों पे मारे हैं, हल हो गया मसला, हल हो गया मसला, 50 लोगों पे पत्थर मारे, मसला हल हो गया? नहीं हल हुआ। ये पढ़ा रहे, ये पढ़ पढ़ के मर गई दुनिया पिछले हजारों साल से कि जब आप लोगों को उनके बुनियादी हकूक छोड़ दें कि वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो क्या उनका ना बुनियादी इंसानी हकूक छीन लिए आपने उनसे, इंटरनेट, मतलब कोविड के कितने केसेस हैं, अस्पताल, और फिर जलील लोगों। देखें बात ये होती है कि इसमें ये मुसलमानों का भी इशू नहीं रहा, मुसलमानों का इशू नहीं है भारत में, भारत में ये इशू है कि ये दलित, इस मरहले के ऊपर आप दलित, क्रिश्चियंस, यानी जात पात, वो देखा उनको जो सिख कम्युनिटी के साथ सारे भाई सारे वो हरियाणा में उनको मार रहे हैं। इशू ये है कि और जो असल रियल एमिनेंट, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं कि जब आप बताएं ना कि जब दाइश ने साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है भाई? साउथ ईस्ट एशिया में आप घुसे जाके, कि आपने कहा है कि जी हम ये क्वाड की सर, वहां पर फिलीपीन के अंदर, वहां पर जो है वो इंडोनेशिया में, वहां मलेशिया में, वहां अबू सयाफ ग्रुप, वो कैनेडियन का सर उन्होंने उतार दिया था। सबसे बड़े जो खौफनाक तरीन वाकयात हुए हैं वो क्या नहीं हुए साउथ ईस्ट एशिया में? 200 लोग मर गए थे ब्लास्ट के अंदर, ये जो बाली और ये सारे यहां पे इशू ये है नाइट क्लबों में, और ये 2000 याद होगा सारे लोगों को 2002 के बाद। तो बात ये, वो कैनेडियन को अगवा किया था, उसके बाद उसको जिबा कर दिया था। वहां जंगलों में क्या हो रहा है वहां पर, बजाय इसके कि दुनिया के साथ देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फितरी अगर कोई इत्तेहाद बनता है तो सार्क का बनता है। कि आप इस वक्त आप ये कहें कि यार एक मिनट जरा, ये अफगानिस्तान को स्टेबल करते हैं, उसके बाद ये तिजारत वगैरह शुरू करते हैं, बाकी इश्यूज को देखते हैं, क्या तालिबान कश्मीर में आएंगे? यानी मैं हैरान होता हूं बातें, खुदा का वास्ता, तालिबान कहां से कश्मीर में आएंगे? ये आपका ये तालिबान फिलीपीन में पहुंचेंगे? ये किस तरह की बातें करते हैं? आप कहें कि तालिबान जो है वो मोजाम्बिक में पहुंचेंगे, मोजाम्बिक में अनाउंस हो गई है उनकी एक शाख। ये या तो समझ नहीं रहे या इतना फोकस्ड हैं। और मुझे देखिए, अगर वो अमेरिकन की बात कर रहे हैं कि इमिनेंट थ्रेट है दाइश की तरफ से, अभी तो वो बात कर रहे हैं ना कि ये खुरासान, हमारा ज़हन अटक गया सिर्फ ये शाबुल माजिर पे। मैं आपसे कह रहा हूं कि साउथ ईस्ट एशिया से सबसे ज्यादा लोग गए हैं, केरला से भी नहीं गए इतने, यूपी से भी गए होंगे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा आप देखें तो ये फिलीपीन, इसलिए कि ये, और आपको पता है कौन से लोग हैं? 90 की दिहाई में अबू सयाफ ग्रुप कैसे बना था? ये अबू सयाफ ग्रुप जो है, ये अबू जिलानी ने इसको तो मार दिया था, लेकिन ये वो लोग हैं जो फिलिपाइन के लोग अफगान जिहाद में शरीक हुए थे 90 की दिहाई में, सोवियत यूनियन के खिलाफ। सिर्फ अरब नहीं आए थे, सिर्फ उर्दन के लोग नहीं आए थे, सिर्फ मिस्री नहीं आए थे, सिर्फ यमनी नहीं आए थे, फिलिपाइन से भी आए थे लोग, साउथ ईस्ट एशिया से बड़ी तादाद में आए थे। वो वापस चले गए, वापस जाने के बाद उन्होंने वहां पर जो है वो अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लिए। इशू ये है, और वो मौजूद है वहां पे। अबू सयाफ ग्रुप 1992 से काम कर रहा है, 1991 से काम कर रहा है अबू सयाफ ग्रुप। अबू सयाफ ग्रुप ही अब दाइश बन गया। अबू सयाफ ग्रुप जो है उसका नाम अब इस्लामिक स्टेट साउथ ईस्ट एशिया है। सही, ठीक है, ISSE या ISSE कर दें आप, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताएं कि ये इसमें इस पूरी पिक्चर में ये नई थ्रेट्स आ रही हैं। जो कुछ मशरिक वस्ता में हुआ है यमन में, ठीक है, यमन के अंदर अलकायदा काम कर रही है। अलकायदा वो वाहिद जगह है यमन जहां प्रॉपर अलकायदा मौजूद है, और दूसरी अलकायदा से ज्यादा। और अलकायदा कहां पे है मैं आपको बताऊं। ये तो आपको शहर नजर आते हैं ना, ये आप शुमाल में, ये एक तो नक्शा अजीब सा है, वो शुमाल जनूब है ही नहीं। वो ये नक्शा देखें ना यमन का, तो आपको ऐसा लगता है कि मशरिक और मगरिब है। ये शुमाल जनूब कहते हैं उसको, जो भी बहरहाल जिस तरह से भी देखें, ये इस तरह आबादियां आपको सारी नजर आती हैं, शुमाल जनूब कहते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा सहरा है हदरुल मौत का। ये हदरुल मौत बीच में, ये देख रहे हैं पूरा सहरा हदरुल, ये जो लाइट ग्रीन है, ये हदरुल मौत। इतने कबाइल हैं, दो, मैं जैसे होता है ना वो आप किसी को 876 का पहाड़ा याद करवाएं। अब तो मुझे पता नहीं पहाड़ा लोगों को समझ में आता है कि नहीं। टेबल्स एक जमाने में रट्टे मारने पड़ते थे, 2 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा, बड़े आसान होते थे वैसे वो। 2 और 4 और 6 का तो बड़ा आसान होता था, गड़बड़ और पहाड़ों में हो जाती थी।
13 का पहाड़ा और इस तरह के पहाड़े जो थे वो खतरनाक होते थे, 7 का पहाड़ा। अच्छा, लेकिन ये है कि आपको 876 का पहाड़ा बना दें तो इतने, और कहें कि याद करो इतने कबाइल हैं यमन के अंदर, कबीलों के नाम ही नहीं याद होते। ये जो कबीले, और यमन और एक लिबिया, मर जाए आदमी याद करते करते, कबीलों के नाम याद होंगे आपको। ये जो हदरुल मौत का इलाका, यहां पे अलकायदा है, अलकायदा यमन। ये अलकायदा वो है जो 9/11 से पहले जिन्होंने यूएसएस कोल पे अटैक किया था, जिस यूएसएस कोल पे अटैक का जिम्मा आया था, किसके ऊपर जिम्मा आया था? जिम्मा आया था अहमद वदील के ऊपर। अच्छा, अहमद वदील वो जो अबू मुसाब जरकावी बन गया था आगे जाकर। सही, ठीक है ना। तो मतलब बात यह है कि एक तो डॉक्टर इब्राहिम था ना जो अबू बकर बगदादी बना है, लेकिन मैं अहमद वदील की बात कर रहा हूं। अहमद वदील वो जो जॉर्डन से आया था, जो, तो इशू ये है कि ये यहां पर ये इस तरह से फैल रही हैं सारी चीजें। इस फैलती हुई चीजों में एक दूसरे के बारे में बयानबाजियां जी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम बजाय इसके, ये पब्लिक को सुनाते हैं ना, अपनी पब्लिक को। भाई आप पब्लिक, या तो पब्लिक को सुनाएं, अवाम को, अवाम खुश होंगे, अच्छा जी उसको गालियां दे दी। या ये है कि प्रॉपर अगर दहशतगर्दी की कोई प्लानिंग कर रहा है, और ग्रे जोन में कोई सुपर पावर भी हो सकती है, कोई मुल्क भी हो सकता है। ओके, अच्छा क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं, अच्छा ये क्या हो गया भाई, अरे ओहो बड़ा फायदा उठा सकता है। नहीं हम भेज रहे हैं, इमदाद भेज रहे हैं, आपको मदद कर रहे हो। ब्रेक ले लेते हैं, ये ग्रे जोन वॉर्स है ना। जी सर, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, डॉक्टर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब भारत के हवाले से आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफी हरकतें कर रहा है। कोई शवाहिद? देखें, उधर से भी सियासी बयान आ रहे हैं और इधर से भी सियासी बयान आता है ना। इसका कोई हल नहीं है ये पब्लिक। अच्छा, असल जो बात है वो है आपके जो हसास अदारे हैं और आपके हसास अदारों की कोऑर्डिनेशन कितनी है, और आपके हसास अदारों से मुराद सिर्फ कोई ISI या MI या CIA या रॉ नहीं है। हसास अदारों से मुराद ये है कि उसमें IB, उसमें स्पेशल ब्रांच, उसमें पुलिस, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज, उसमें एयरपोर्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी दे रहे हैं लोग, हॉस्पिटल्स में दाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को फिर दोबारा वहां चला जाना चाहिए। वो चंद सालों पहले जो बात थी ना कि आप किसी मशकूक आदमी को देखें, कोई चादर लेकर आ रहा है, पाकिस्तान में जब खुदकुश हमले बढ़ गए थे तो, और पूरी दुनिया में तो ये खुदकुश हमले चूंकि हो रहे हैं, शुरू रीस्टार्ट हो गया ना दोबारा खुदकुश हमलों वाला पैटर्न। और ये देखें कि ये तो एक शख्स था, फर्ज करें, अभी मुझे नहीं पता कि 170 लोग जो 175 लोग जहां बग हो गए हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक शख्स था या कोई गाड़ी थी, शख्स ही था अभी तक जो बताया जा रहा है, शख्स था, एक शख्स। अगर फर्ज करें गाड़ी घुस जाती और उस गाड़ी में धमाका खैर मवाद होता तो कितनी ज्यादा लोग। तो इशू ये है इसमें सारा कि इसमें एक तो ये है कि आपस में रियासतें बात करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। इंडिया हमारा जी मतलब एक इंतहाई उधर हम क्या करेंगे, हमारा वो चला गया, हम जो है वो कश्मीर में क्या तालिबान ओ भाई खुदा, मतलब यार थोड़ा सीरियस कभी होके बात करते हैं ना, मतलब कभी सीरियस इश्यूज होते हैं कि वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उस वैक्यूम को आप क्या चाहते हैं, कौन फिल करे? तालिबान को निकाल के दाइश को ले जाते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं आप? वो दाइश फिर आपके उधर म्यांमार के जंगलों के साथ जो है और वो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, मतलब समझ से बाहर है इशू। अच्छा, बंदे कौन है, कौन लड़ेगा कौन? वो आज उन्होंने एक नया ग्रुप बना दिए रशीद दोस्तम ने, और जो उनके अता मोहम्मद वली के साहबजादे हैं उन्होंने कि वो निगोशिएट करेगा तालिबान के साथ और देखेंगे अगले चंद दिनों में क्या होता है। और ये वो, और तालिबान की तरफ से आज उन्होंने जबील मुजाहिदीन कह दिया कि हम अगले 24-48 घंटे 4 दिन 5 दिन के बाद अमरीकी इनकला के बाद हम अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे। इशू ये है कि इसको अब ये खला अगर आपने पैदा होने दिया, लिबिया में खला पैदा हो गया है ना, कद्दाफी को आप छोड़ दें जो मर्जी था, कद्दाफी के बाद क्या हुआ, सद्दाम हुसैन के आप 3 अरब भेजे, उसके बाद क्या हुआ इराक में। मसला यह है कि जहां खला पैदा होता है, जहां से लोग फौजें अचानक निकलती हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल छोड़ के सोवियत यूनियन चला गया था, अब अमेरिका, आप उस जगह को आपने स्टेबलाइज करना है या आपने मिलकर गालियां देनी है दूसरे को। और इस दौरान में कोई तीसरी फोर्सेस ग्रे जोन में आके जो कि जिनके पीछे को बड़ी कुव्वतें भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सफर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।